हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जो कि है क्लास 10th से। इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे हमको अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये तीनों हमारे टॉपिक्स के नेम है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल और क्या होता है मेटलॉइड। पर इससे पहले हमको बता दें कि ये सारी चीजें जो है वो हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं और क्लास 8th में भी मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक दिया गया है। सो अगर 8 के बच्चे भी चाहे तो वो भी इसको देखकर अपना जो है फायदा कर सकते हैं, अपना एजुकेशन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा वो है मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? तो मैटर का डेफिनेशन एकदम से क्लियर होता है कि मैटर इज दैट सब्सटेंस व्हिच हैज सम स्पेस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास। मतलब ये हुआ कि मैटर के पास अपना कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि जगह को छेकेगा और उसके पास मास होगा, तो उसको हम मैटर कहेंगे। तो मैटर मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैटर जो है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग प्योर और एक को बोलते हैं इम्प्योर। यानी कि मैटर्स जो है वो मेनली दो पार्ट्स में आपको डिवाइड होंगे। एक को बोलेंगे हम लोग प्योर मैटर और एक को क्या बोलेंगे? इम्प्योर मैटर। अगर बात हम लोग प्योर मैटर की करें, प्योर मैटर की, तो उस समय में आपको क्या होगा कि प्योर में आपको एलिमेंट एक टाइप में बढ़ जाएगा, एक अलग सा पार्ट हो जाएगा और एक आपको कंपाउंड होने वाला है। यानी कि प्योर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एलिमेंट और कंपाउंड। और जहां आप बात करेंगे इम्प्योर को, चूंकि इम्प्योर को इसमें मैंने नहीं रखा है बिकॉज कि हम जितना भी बात करने वाले हैं, जो भी टॉपिक हमारा वो सारा का सारा प्योर का है, इम्प्योर से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर इम्प्योर से आप बात कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा क्या चीज? मिक्सचर मिल जाएगा। मिक्सचर में होमोजेनियस मिल जाएगा, हेटेरोजेनियस मिल जाएगा, कोलाइड मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इम्प्योर में मिल जाएंगी। खैर, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट। अगर एलिमेंट का एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज एलिमेंट, क्या जवाब देंगे हम लोग? इसका जवाब देंगे कि एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। यानी कि एलिमेंट जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है ना। जैसे कि आप कोई भी ऑक्सीजन ले लें या फिर हाइड्रोजन ले लें या फिर हीलियम ले लें, लिथियम ले लें, बेरिलियम ले लें, बोरॉन ले लें, कार्बन ले लें, तो कोई भी जो आप बोलिएगा वो सब के सब एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसको हम एलिमेंट के कैटेगरी में रखे हुए हैं। अगर इसके बाद दूसरा बात करेंगे तो कंपाउंड की बात कर लेंगे। कंपाउंड में क्या था कि कंपाउंड जो है वो एलिमेंट के मिलने से बनता है। मतलब क्या हुआ इसका? कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस, कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ कंबाइंड फिक्स मास रेशियो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि इसका रेशियो जो होता है वो मास के अकॉर्डिंग फिक्स होता है एकदम से, ठीक है ना। खैर, उन बातों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट के जो तीन पार्ट्स आपको बांटे गए हैं, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में, ये क्या होते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कंपाउंड को लेके 2 मिनट कि कंपाउंड जो है वो भी तीन पार्ट्स में बटे होते हैं। एक को हम लोग एसिड बोलते हैं, एक को हम लोग बेस बोलते हैं और एक को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो अगर बात करेंगे एसिड की, तो चूंकि एसिड का लेके एसिड बेस और सॉल्ट का अपना एक चैप्टर है क्लास 10th में, पर फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि एसिड क्या होता है। जो आपको H+ आयन रिलीज करता है जब उसको आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, है ना। और अगर आप बेस की बात करेंगे तो वो OH- आयन रिलीज करेगा। और जो आप सॉल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो वहां पे सॉल्ट बनता ही बनता है ना। अब हम चलते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा, जो कि आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेटल क्या है। तो देखिए बाबू, मेटल क्या होता है कि मेटल को आप कभी भी ना डेफिनेट नहीं कर सकते हैं। इसको आप इसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ना इसका डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेटल जो है वो अपने केमिकल बिहेवियर और फिजिकल बिहेवियर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन भी होते हैं और समझे भी जाते हैं। तो मेटल्स के कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपको यहां पर लिखा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या क्या आता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मेलेबिलिटी आता है, डक्टिलिटी आता है, सोनोरिटी आता है, डेंसिटी आता है, लस्टर आता है, और आपको यहाँ पे कंडक्शन आएगा, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो हार्डनेस आएगा और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो मेटल्स में ही इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे हम लोग, कैसा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, चाहे वो मान लीजिए कि एसिड के साथ रिएक्शन हो, या फिर आपको किसी भी अदर मेटल के साथ रिएक्शन हो। मतलब हर जगह जो जब वो रिएक्शन करेगा किसी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा तो उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल का पहला प्रॉपर्टी है आपको मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है समझिए। जब किसी मेटल को आप हैमर से बीट करेंगे, जब उसको चोट करेंगे आप,
तो वो क्या होगा कि पतला शीट में चेंज होता जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल व्हिच आर डिस्क्राइब बाय द व्हेन वी बीट बाय हैमर ऑन द मेटल देन इट चेंज इनटू द शीट ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का सीट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आपको फॉर्मेशन होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं। और जो सब्सटेंस ये कर पाता है, यानी कि जो मेटल्स ये कर पाते हैं, उसको हम लोग मेलेबल सब्सटेंस कहते हैं। ध्यान में रखिए, मेलेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो आप कोई भी देख लो, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि अगर आयरन है तो आयरन का शीट बनता है, तभी ना उसका हम लोग जो है कहीं पे घेरने के लिए चदरा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शीट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर मेलेबिलिटी की बात करेंगे तो डक्टिलिटी क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। डक्टिलिटी यह भी एक प्रॉपर्टी है, किसका, मेटल का प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप इसको खींचेंगे, मतलब अगर इसको आप ना एक्सटेंशन लगा कर खींचेंगे, इसको आप अगर जोड़ लगा कर खींचेंगे, तो ये आपको वायर में चेंज होता चला जाएगा। मतलब क्या होगा, डक्टिलिटी इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द व्हेन वी ड्रॉन द मेटल इट हैज बीन चेंज इनटू वायर। ये आपको वायर में चेंज होता दिखाई देगा। और ये प्रॉपर्टी भी आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल में देखने को मिलेगा, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा। खैर, इसके बाद बात करते हैं हम लोग सोनोरिटी की। सोनोरिटी क्या होता है ये समझिए, ये साउंड से रिलेटेड होता है। मतलब ये हुआ, अगर आप मेटल को बीट करेंगे या फिर आप एकदम स्लो स्टक करेंगे उसको, तो उस समय में ना एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। रिंगिंग साउंड, घनघनाने जैसी आवाजें प्रोड्यूस होगी। और ये साउंड बताता है कि इसमें सोनोरिटी प्रॉपर्टी है और ये एक मेटल है। सो मेटल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ये भी आता है सोनोरिटी। और इसका मतलब होता है कि रिंगिंग साउंड का प्रोड्यूस होना। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है कि डेंसिटी क्या होता है। देखिए, डेंसिटी को वैसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यही करते हैं डिफाइन कि मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। बट यहाँ पर देखना ये है कि डेंसिटी मेटल का होता कैसे है। डेंसिटी मेटल का जो होगा वो हाई डेंसिटी होगा। ध्यान रखिए, कंपेयर टू नॉन मेटल एंड मेटल वाइज अगर आप मेटल की बात करेंगे तो उसका डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर ले डेंसिटी के बाद, तो लस्टर की बात करेंगे हम। लस्टर, लस्टर यानी कि चमक। ध्यान में रखिएगा, चमक यानी कि शाइनिंग प्रॉपर्टी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आयरन को अगर आप छोड़ देते हैं कुछ समय तक, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो वहां पे उसकी चमक खत्म हो जाती है। बट अगर आप उसी आयरन को कट करते हैं कटर मशीन से, तो आपको दिखाई देगा कि अंदर वाले पार्ट में आपको गहरा चमक छुपा होता है। और ये चमक ही बताता है कि लस्टरनेस प्रॉपर्टी इसमें विद्यमान है, यानी कि मौजूद है। और ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल में देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि मेटल जो होते हैं वो लस्टरस प्रॉपर्टी वाले होते हैं, मतलब कि इसमें चमक होता है, एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है ये आसानी से। ध्यान रखिएगा। अच्छा, लस्टर की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों बातें इसमें करेंगे, हीट की भी बात करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे। देखिए, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट का। हीट का गुड कंडक्टर मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसमें हीट को पास करवाना चाहेंगे तो आसानी से इसमें हीट पास होगा। मतलब ये हीट को कंडक्ट करेगा फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी। और एनसीईआरटी में आप एक एग्जांपल देखेंगे भी, इसका दिया हुआ है एक्टिविटी के फॉर्म में, कि एक रॉड पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन को जो है लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको गर्म किया जाता है। तो काफी देर के बाद क्या होता है कि बारी बारी से जो पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो हर जगह से कैंडल गिरना शुरू होता है। ये बताता है कि जो इसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाय एटम्स कह सकते हैं, कि ये आपको एक एटम से दूसरे एटम और दूसरे से तीसरे में जाकर ये कंडक्शन प्रॉपर्टी को शो आउट करता है। सो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर होता है, किसमें, इन केस ऑफ मेटल। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, तो मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब आप जितने भी मेटल्स देखेंगे ना, वो सब मेटल्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते ही हैं। हाँ, कुछ एक बेहतरीन कंडक्टर में गिने जाते हैं, जैसे कि आप चांदी को ले लीजिए, सोना को ले लीजिए, मतलब कि ऑरियम ले लीजिए, एग्रियम ले लीजिए। तो ये सब जो सिल्वर गोल्ड होता है, ये सब आपको अच्छा खासा कंडक्टर ऑफ मेटल में गिना जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में गिना जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग हार्डनेस की। अगर हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस का साफ साफ मतलब है सॉफ्ट या हार्ड। तो सॉफ्ट तो होगा नहीं, मेटल मेटल जो भी होते हैं हार्ड। एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो, क्योंकि एक्सेप्शन में आपको सोडियम एक ऐसा मेटल है और पोटेशियम भी एक ऐसा मेटल है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, मतलब नाइफ के इस्तेमाल से आप इसको आसानी से काट सकते हैं। ये सॉफ्ट हो जाता है, बट ये एक्सेप्शन है उसका। रियलिटी क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मली अगर इसका डेफिनेशन करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर दैट हैज बीन एनी सब्सटेंस कैन बी
मेल्टेड, मतलब कोई भी सब्सटेंस है अगर वो मेल्ट करने लगे, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट किया ना, वी हैव टू से दैट इट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। सो ये तो समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट है, बट किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम? तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में जैसे ही वो होंगे तो उनको लिक्विड में, और लिक्विड में लाने के लिए काफी ज्यादा आपको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, इसीलिए वो मेटल्स जो होते हैं वो आपको मेल्टिंग पॉइंट उसका काफी ज्यादा हाई होता है। जाहिर सा बात है, अगर मेल्टिंग हाई होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको हाई हो सकता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस कैन बी बॉइल्ड, मतलब एनी सब्सटेंस में कौन आएगा? जो लिक्विड होगा वही बॉइल करेगा। तो ध्यान में रखना है कि आपको मेटल्स जो होते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ये सबसे कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि आपको मेटल्स में मिल जाएंगे स्पेशली। अब आते हैं हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लें। तो हम इसको यहाँ मिटाने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में बात करेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? आप मेटल को ले लीजिए और मेटल को लेके उसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाइए। तो नॉर्मली क्या होता है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और जाहिर सा बात है मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक बिहेवियर का होता है। माइंड में रखना, ये जो जब भी आपको मिलेगा तो बेसिक बिहेवियर में मिलेगा। तो मान लीजिए कोई एक मेटल आप उठा लीजिए, नॉर्मली कोई भी एक मेटल उठा लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर उठा लेते हैं सोडियम, एंड इसको हम जो है सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इस केस में क्या बनेगा? ये आपको सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो सोडियम ऑक्साइड है ना, ये मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। और ये क्या होगा? बेसिक बिहेवियर का होगा, ध्यान में रखना है। ये जब भी आपको बिहेवियर में मिलेगा तो बेसिक बिहेवियर का ही मिलेगा। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा ये हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए एक कुछ टर्म आता है, क्वेश्चन आता है कि एम्फोर्टिक ऑक्साइड क्या है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जाना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको स्पेशली यहाँ पे रखे हैं। एम्फोर्टिक ऑक्साइड क्या है? देखिए ऐसे ऑक्साइड्स, जब आप मान लीजिए मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स ना जिसमें कि एसिडिक बिहेवियर भी आए और बेसिक बिहेवियर भी आए, मतलब कि दोनों बिहेवियर अगर साथ साथ चल रहा है तो हम बोलते हैं क्या चीज? ये एम्फोर्टिक ऑक्साइड है, दोनों बिहेवियर। यानी कि एम्फोर्टिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड व्हिच आर फॉर्म्ड विद द कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड आल्सो बेसिक, मतलब इसमें आपको एसिडिक प्रॉपर्टी भी मिलेगा और बेसिक भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड, आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा होगा जिंक ऑक्साइड का। इसमें क्या होता है? दोनों प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा, एसिडिक भी और बेसिक भी। सेम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी दोनों ही प्रॉपर्टी आपको मिलेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम रिएक्शन विद एसिड। अगर मान लीजिए आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, सोचते हैं। तो मान लीजिए कोई एक मेटल है, उसको एसिड से करवा रहे हैं, जैसे कि हम Na ही लेते हैं मान लीजिए, और इसको हम HCl से करवाएंगे, एसिड हुआ। तो इस केस में क्या बनेगा? तो ये NaCl ये सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट बनने के साथ क्या होगा? आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। तो सेम एज माइंड में रखना है कि जब भी आप मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा हो सकता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, और हो सकता है तो वो वाटर भी रिलीज करे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो रिएक्शन विद एसिड के बाद रिएक्शन विद अदर मेटल। मान लीजिए कोई और मेटल के साथ रिएक्शन करें, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला बात है। देखिए जब हम किसी और मेटल के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर देखना ही पड़ता है कि रिएक्टिविटी किस मेटल का कितना ज्यादा है। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट रखेंगे, आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको पोटेशियम दिख रहा होगा, सोडियम दिख रहा होगा, कैल्शियम दिख रहा होगा, मैग्नीशियम दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम दिख रहा होगा, जिंक दिख रहा होगा, फेरॉन दिख रहा होगा, पैलेडियम दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, कॉपर, एग्रियम, ऑरियम और पीटीआर की प्लैटिनम। हम इतने सब्सटेंस यहाँ पे रखें। इसमें क्या है कि सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर कोई है तो वो है आपको पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, और इस तरह से जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगा। तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को ना उसके प्लेस से हटा देता है। ठीक है तो इस सिचुएशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से
हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपको डिस्प्लेस रिएक्शन में आ रहा है, जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल जाएगा चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा, क्लास 10 में अगर आप होंगे तो आगे देखिए। अब क्या है इसमें कि मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि कोई भी एक लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम की बात कर लें, ठीक है, ये एक मेटल हो गया, और नॉन मेटल में आप क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगा वो भी समझते हैं। अगर नॉर्मली हम इसको कराते हैं रिएक्ट, तब क्या बनेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको 11 मिल जाएगा, क्लोरीन का आपको 17 मिल जाएगा। तो सोडियम के फर्स्ट सेल में, जो इसका फर्स्ट सेल होगा, उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड सेल में आपको 8 होगा, और थर्ड वाले में 1 होगा। अगर इसकी बात करें तो इसके फर्स्ट में आपको क्या कितना होगा, 2 होगा, इसके सेकेंड में आपको 8 होगा, और लास्ट वाले में 7 होगा। तो क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि आप कोई भी एटम हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके आउटर मोस्ट सेल में ना कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ, ये एक्सेप्शन में आपको हीलियम को छोड़ दिया, क्योंकि हीलियम जो है वो अपना पहला आउटर मोस्ट सेल जो है उसको पूरा करता है और 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने बाहर में, इसीलिए उसको नोबेल पे डाल दिया गया। लेकिन उसके अलावा बाकी सब के लिए रूल सेम है कि आपको ऑक्टेट सेल पूरा करना पड़ेगा, मतलब अपने बाहरी वाले सेल में आपको कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। तो चूंकि सोडियम के बाहर वाले सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, क्लोरीन को। तो इस सिचुएशन में सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि इस पे प्लस चार्ज जाएगा, और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए इस पे माइनस आएगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Na+Cl- जो कि सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। तो ध्यान रखना है, जब भी हम किसी मेटल का किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो वो आपको सॉल्ट बना सकता है। इसके अलावा एक बात और समझ लेते हैं कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी 2 ऐसे एलिमेंट जो कि आपको हाईली रिएक्टिव हो, तो हम ले लेते हैं सोडियम, ये रिएक्टिव है, तो Na2SO4, और इसमें अगर हम करवाते हैं प्लस करवाते हैं Fe से, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको आयरन से ज्यादा रिएक्टिव आपको कौन है, सोडियम है, और सोडियम कभी भी अपने जगह को छोड़ेगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट डाल दे तो फिर फेरॉन क्या करेगा, उसको यहाँ पे ये कवर अप कर लेगा। तो सिचुएशन यही बनता है यहाँ पे। अगर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्शन मेटल एलिमेंट हो गया आपका। अब है आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड बाबू इसी को बोलते हैं। देखिए यहां पर सोडियम के साथ एक चार्ज बना प्लस का और क्लोरीन के साथ एक चार्ज बना माइनस का। तो अगर चार्जिंग का सेपरेशन हो रहा है, अगर चार्जिंग आपस में जुड़ रहे हैं, अगर आयन से आपस में बॉन्डेड हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। मतलब द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बिटवीन आयोनिक सब्सटेंस, वी हैव टू से दैट इट इज अ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें आपको सोडियम क्लोराइड हो सकता है, इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और इसके बाद ध्यान में रखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में एक छोटा सा टर्म ये भी दिया गया है आपको, जिसमें काफी कुछ जानना रहता है, बट हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। देखिए मेटलर्जी क्या होता है ना, कि कोई भी जो आपको मेटल है वो कहाँ से निकलेगा, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके मिनरल्स को हमको अलग करना होगा। मिनरल्स ओर से अलग होता है, और ओर या मिनरल ये दोनों कहाँ मिलेगा आपको, जहां पे इस चीज की काम किया जाएगा। तो मेटलर्जी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप मिनरल्स को उसके ओर से बाहर कर लेते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मेटलर्जी इज अ साइंटिफिक प्रोसेस बाय व्हिच वी हैव टू ऑब्टेन द मेटल मिनरल्स विद द प्रोसेस गेन्ड बाय द ओर्स। यानी कि ओर्स से आप क्या करिएगा, मिनरल्स को बाहर निकालिएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलर्जी बोलेंगे। मेटलर्जी में आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको ओर्स और मिनरल्स को जानना होता है। देखिए ओर्स और मिनरल्स में कोई खासा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ओर जो होता है वो अपने एक कंपाउंडेड फॉर्म में होता है। मतलब ये होगा उसमें बहुत सारे आपको मिनरल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो कि उसमें आपको अभी तक मिक्सचर है ही, बट उसको अगर आप एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, बाहर निकाले, तो आपके पास एक ओरिजिनल मिनरल आ जाएगा। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपको मिल सकता है। तो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि और एक कंपाउंडेड फॉर्म में होगा, और जो मिनरल्स होगा वो आपको एकदम प्योर सब्सटेंस आपको आगे में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बचा हुआ है, वो है एलवाई। क्या है एलवाई को समझ लेते हैं लास्ट, और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। एलवाई क्या होता है, ये आपको मेटल और नॉन मेटल के एक तरह से समझिए तो बीच का एक मिक्सचर होता है। मतलब ये हुआ कि मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला देंगे तो आपको एलवाई बन जाएगा। और एलवाई में प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आता है। जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नाइक्रोम हो सकता है आपको एग्जांपल, या टंगस्टन ले लीजिए, टंगस्टन या नाइक्रोम ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये आपको एक तरह का या फिर ब्रास ले लीजिए, ये सब आपको एलवाई हुआ। इसमें क्या होता है, आपको कॉपर और जिंक, ब्रास की बात करें कॉपर जिंक टीन सब मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स करके हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
सारा का सारा मेटल नॉन मेटल का टॉपिक। अगर आपको हमारा चैप्टर पढ़ाने का तरीका और आपको अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।